Hello students, in today's class I am going to start new chapter of class 11 biology, that is chapter first, the living world, of unit first, that is diversity in the living world. Okay, as the name suggests, the living world, first of all you must know about the characteristic features of living organism. ठीक है, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या characteristic features होते हैं किसी भी living organisms के। तो चलिए देखते हैं what are the characteristic features of living organisms। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। लेट्स सी हियर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है, ठीक है, कब हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, खासियत। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम लिविंग कब कहेंगे, जब उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे। हम ये भी सीखेंगे कि जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं क्या वो डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रोथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर आपसे पूछा जाए कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से होता है, देन योर आंसर विल बी बाय सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो इंक्रीज होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल्स डिवाइड करते हैं एंड अल्टीमेटली ग्रोथ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो ग्रोथ है क्या ये डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो देखा जाए तो नॉर्मली प्रॉपर आप फीचर ये नहीं बोल सकते हो कि जो ग्रोथ है वो प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। रीजन इज कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ है, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल या रॉक्स एक्यूमुलेट, जमते जमते उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है। तो देखा जाए तो वो भी एक टाइप का क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रोथ को हम दो टाइप में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वर्ड है यहाँ पे आप याद रखोगे इन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है ऐसे टाइप का ग्रोथ जो कि बॉडी के अंदर चल रहा हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ चल रही होती है दैट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, एक्स से आपको याद रखना है एक्सटीरियर या एक्सटर्नल। ठीक है, बॉडी के बाहर, दैट मीन्स आउटसाइड जो भी ग्रोथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ज्यादातर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ देखा जाता है। जैसे कि मैंने माउंटेन का एग्जांपल दिया, माउंटेन का साइज जो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है, वो सरफेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी मटेरियल होते हैं उनके जमने की वजह से, उनके एक्यूमुलेट होने की वजह से होता है। तो उस टाइम में जो आप ग्रोथ कहेंगे वो कैसा होगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोस्टली इनमें जो ग्रोथ होता है वो कौन सा ग्रोथ होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो ग्रोथ है थ्रू आउट लाइफ टाइम चलती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो फुल लाइफ टाइम के लिए नहीं चलती है। जो ग्रोथ है फुल लाइफ टाइम के लिए नहीं चलती है, एक सर्टेन एज, ठीक है, एक सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन एनिमल्स के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो नेल्स का। ठीक है, नेल्स, या इसके अलावा हेयर्स। ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के जो कि थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इनकी ग्रोथ होती रहती है। समझ में आया। तो ग्रोथ अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते हो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जो ग्रोथ है कुछ हद तक हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो सेकेंड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट reproduction made of two words, ठीक है, re plus production, that means when any living organism produce its offspring, ठीक है, of its own kind, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन आपको पता है जिसमें जो वन सेल है अल्टीमेटली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें, स्पाइरोगायरा क्या है, एक टाइप का एल्गे होता है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन, दैट मीन्स जो बॉडी पार्ट है वो टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो टूटा हुआ बॉडी पार्ट है दैट मीन्स जो फ्रेगमेंट्स हैं वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट थिंग इज जैसे प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया एक टाइप का फ्लैट वॉर्म होता है, इसमें कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीनिंग क्या है, अगर बॉडी पार्ट अगर कट हो जाता है तो उस बॉडी पार्ट से कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। तो रीजनरेशन आप किस में देख सकते हो, प्लेनेरिया में भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और किस में देख सकते हो, हाइड्रा में भी। ठीक है, हाइड्रा क्या है, फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें भी अगर बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट हो जाएगा तो वहां से कंप्लीट बॉडी पार्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है और बडिंग भी होता है। लेट मी शो यू, लेट्स सी हियर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रा है, हाइड्रा में रीजनरेशन प्रोसेस भी हो सकता है, रीजनरेशन की हेल्प से भी हाइड्रा रिप्रोडक्शन कर सकता है। साथ ही साथ जो हाइड्रा है वो बडिंग की हेल्प से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। बडिंग मीन्स जो बॉडी है हाइड्रा की उसमें छोटी सी स्वेलिंग आ जाती है, अल्टीमेटली ये स्वेलिंग का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो बड फॉर्म हुआ था वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, दैट मीन्स न्यू हाइड्रा फॉर्म करता है। तो हाइड्रा में रीजनरेशन भी हो सकता है और बडिंग भी। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे कि अमीबा में हमने सीखा, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, इसके अलावा आपको बताया गया कि स्पाइरोगायरा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और हाइड्रा में हो सकता है बडिंग और रीजनरेशन, वेरेज प्लेनेरिया में भी क्या होता है, रीजनरेशन। तो ये सारी चीजें बताने का जो एम था वो ये है ताकि आपको पता चल सके कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्लियर है आपको। इसके अलावा वन मोर थिंग, क्या जो रिप्रोडक्शन है क्या इसको प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर हम कह सकते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो अगेन यहाँ पे भी कुछ हद तक हम कहेंगे यस कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि म्यूल। ठीक है, म्यूल या स्टेराइल हनी बी, स्टेराइल हनी बी, या कुछ इनफर्टाइल कपल्स। ठीक है, इनफर्टाइल कपल्स, ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानेंगे? ऑब्वियसली नॉट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं लेकिन तब भी वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो दैट्स वाई यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है हम कह सकते हैं कि पार्टली, हाँ हम कह सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है भी और नहीं भी। ठीक है, क्लियर है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नाउ मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है, लेट्स सी हियर।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली बच्चों क्या है? मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बॉडी, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल reactions take place in body। ठीक है, इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दैट मीन्स जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कहेंगे। ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो या जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चलती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। First type of metabolism is anabolism and second one is catabolism। बेसिकली जो एनाबॉलिज्म है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें सिंपल कंपोनेंट्स कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, वहीं कैटाबॉलिज्म में काटा से याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान और सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, चलिए इसके डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स सी हियर कि जो एनाबॉलिज्म और जो कैटाबॉलिज्म है इसमें क्या डिफरेंस है। एनाबॉलिज्म में आप बताओगे दीज आर सम टोटल ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस चलते हैं, दैट मीन्स सिंपल कंपोनेंट से कोई भी क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म में आप बता सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी आप एनाबॉलिज्म में डाल सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल कंबाइन होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जब कंबाइन होगा, ठीक है, अल्टीमेटली फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिंपल कंपोनेंट्स कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फॉर्म हो गया। तो ये भी कौन से टाइप का प्रोसेस होगा? एनाबॉलिज्म प्रोसेस, और यू कैन से कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वहीं कैटाबॉलिज्म में आप बताओगे सम टोटल ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव दैट मीन्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म के केस में जो आप एग्जांपल बताओगे वो आप दे सकते हो। कैटाबॉलिज्म के केस में आप एग्जांपल दे सकते हो रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेशन का एग्जांपल आप दे सकते हो इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैसे आप बताओगे? कैटाबॉलिज्म में आप बता सकते हो कि रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? जो भी हम फूड मटेरियल ईट करते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल देख रहे हैं हम रेस्पिरेशन। जो भी हम फूड मटेरियल ईट करते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल ईट करते हैं, मान लेते हैं कि अगर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट है फूड मटेरियल में, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होता है? एनर्जी विल रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीज एंड वाटर ऑल्सो रिलीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस था, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम किस में डाल देते हैं? कैटाबॉलिज्म में। ठीक है, फर्स्ट जो डिफरेंस है क्लियर है। एनाबॉलिज्म में आप बताओगे कि ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म में आप बताओगे कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म में जैसे मैंने बताया जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो फॉर्म होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? जो सिंपलर सब्सटेंस है वो फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो थर्ड डिफरेंस आप बताओगे कि जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म के केस में एनर्जी स्टोर होती है। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है, वहीं कैटाबॉलिज्म के केस में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बताया कैटाबॉलिज्म के केस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, वहीं फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये स्टोर होगा तो एनर्जी क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग इज एनाबॉलिज्म में आप बताओगे एनाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है, ये क्यों करना होता है बॉडी को, बॉडी एनाबॉलिज्म क्यों करती है, क्योंकि ताकि ग्रोथ कर सके, ठीक है, और बॉडी को मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम एक्टिविटीज करते हैं वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में आप बताओगे, आपको पता है बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं, ठीक है। और जो सेल हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये सब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट करके काम करते हैं, तभी जाके एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो मेन स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिससे वो बना हुआ है दैट इज सेल। और सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, जिसके वजह से जो सेल है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाता है। और सेल अगर प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्शियसनेस मीनिंग होता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के वातावरण को सेंस कर लेता है, ठीक है। सेंस करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक रूम में बैठे हुए हैं और अगर आपने देख लिया कि आपके साइड में कोई बॉम्ब वगैरह अगर कोई फोड़ने वाला है तो आप क्या वहां बैठे रहोगे, ऑब्वियसली नॉट। आप जैसे देखोगे तुरंत वहां से भागोगे। तो वो आपके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉन्शियसनेस। तो ये किन में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी अगर एक चेयर रखी हुई है उसके सामने अगर कोई बॉम्ब फोड़ रहा है, ठीक है, बॉम्ब अगर रखा हुआ है तो क्या चेयर वहां से हट पाएगी, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वन मोर थिंग, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड एक और वर्ड आपको पता होना चाहिए दैट इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मीन्स क्या होता है, हमारे आसपास एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल देते हैं कि अगर आपने कुछ गर्म चीज छू ली है, ठीक है, अगर आपकी मम्मी ने अगर गर्म दूध आपको दिया है ग्लास में, तो आप जैसे ही उस ग्लास को छुओगे तो आप तुरंत हाथ को पीछे करेंगे। तो यहाँ पे जो गर्म है दैट मीन्स जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज, जिसे हम कहेंगे स्टिमुलाई, ठीक है। और जो आप हाथ पीछे करोगे वो क्या होगा, रिस्पॉन्स। तो ये जो स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप धूप में निकलते हो, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप लोगों की आईज जो है खुद ब खुद क्लोज हो जाती है, ठीक है, ताकि जो धूप है कम से कम हमारे आईज में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सनलाइट होगा वो क्या होगा, दैट इज स्टिमुलाई, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज। और जो हमारी आंखें क्लोज होने लग जाएंगी वो हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स ही रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि जो छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का जो पौधा है, जैसे ही हम उसे छूते हैं तो आप देखते हो ना वो बंद हो जाती है। तो वो भी उसका क्या होता है, एक टाइप का रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे जो स्टिमुलाई होगा वो क्या होगा, टच होगा, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। छुई मुई के पौधे को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, दैट इज मिमोसा पुडिका, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मीनिंग होता है अपने आप को कंट्रोल करना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिक मटेरियल। यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या तो प्रेजेंट होगा डीएनए की फॉर्म में या प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म आप क्या बताओगे, डीएनए की फुल फॉर्म आप बताओगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए की फुल फॉर्म आप बताओगे राइबो न्यूक्लिक एसिड,
जेनेटिक मटेरियल किन में प्रेजेंट होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिनके वजह से जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, हूबहू तो नहीं लेकिन कुछ हद तक अपने पेरेंट जैसे होते हैं। जैसे कैट का जो बेबी है वो कैट ही होगा, ह्यूमन बींग्स के जो बेबी है वो ह्यूमन बींग्स ही होंगे। ठीक है, तो ये कौन इन्फॉर्मेशन लेकर आता है? ये इन्फॉर्मेशन लेकर आता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से उनके बेबीज में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मूवमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो जो प्लांट्स हैं वो तो मूव नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? ऐसा नहीं है। ठीक है, जो प्लांट हैं वो मूव करते हैं एक तरह से। अगर हम देखें जो रूट्स हैं, देखो रूट्स जो हैं, जो जड़ें होती है पौधे की, वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं? जहां पे भी उनको पानी मिलता है उस डायरेक्शन में वो मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो वो भी एक टाइप का मूवमेंट होगा। तो देखा जाए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेसिकली कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बताओगे कि जो एटम्स हैं, एटम्स किससे बनते हैं? दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होता है? एटम्स का फॉर्मेशन होता है। एटम्स जब कंबाइन होते हैं देन दे विल फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, एंड अल्टीमेटली सेल फॉर्म होता है। ठीक है, और सेल्स जब, बहुत सारे सेल्स जब, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, दे विल फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, कि जो बॉडी बनती है बेसिकली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस तरीके से बनती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा? यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक सेल से बना होगा। ठीक है, वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके केस में क्या होगा? मल्टी मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा सेल से जो बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो ये होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कहाँ से जो बॉडी है बनना स्टार्ट होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट से, जो कि ये नॉन लिविंग यूनिट्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नॉन लिविंग यूनिट्स है, और यहाँ से लिविंग यूनिट स्टार्ट हो जाती है। ये होता है कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनिसेलुलर होगा तो एक सेल से बनेगा, मल्टी सेलुलर है तो एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है। डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है, इसका मीनिंग क्या है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बर्थ होगा। ठीक है, दैट मीन्स वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स अपने जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल डाई। ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ फेजेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में जिसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में ये कंप्लीट लाइफ साइकिल चलती है। बर्थ, देन दे ग्रो, देन रिप्रोड्यूस एंड दे विल डाई। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करती हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन, जेनेटिक मटेरियल, मेटाबॉलिज्म, ठीक है,
और आप कह सकते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, डेफिनेट लाइफ साइकिल। तो ये जितने भी फीचर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट टेक्सोनॉमी। ओके।